आज आपके समक्ष अभिव्यक्ति माध्यम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जनसंचार माध्यम का भाग 4 का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। इस भाग 4 के अंतर्गत आज हम आपको भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास स्पष्ट करेंगे और इसके साथ ही साथ जनसंचार माध्यम के कौन कौन से कार्य हैं, जनसंचार माध्यम का हमारे जन समाज पर क्या प्रभाव है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास के अंतर्गत समाचार एवं पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत आपको बताया जा चुका है, जिसे मैं शायद कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि पहला समाचार पत्र हिंदुस्तान का बंगाल गजट था और इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। मैंने आपको भी बताया था कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदय मार्तन था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। फिर मैंने आपको आज़ादी से पहले के पत्रकारों के बारे में बताया था कि महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी से पहले के पत्रकार भी कहलाते हैं। आज़ादी से बाद के पत्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित रवीश कुमार जी, सुधीर कुमार जी, सुधीर चौधरी जी, अंजना ओम कश्यप जैसे तमाम पत्रकार आज हमारे मीडिया की सेवा कर रहे हैं। मैंने आपको आज़ादी से पहले के पत्रों के बारे में बताया था, समाचार पत्रों के बारे में, कि नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, आज, राष्ट्रीय सहारा जैसे तमाम समाचार पत्र थे। और रही बात आज़ादी से बाद के समाचार पत्रों के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जनसत्ता, प्रभात खबर जैसे तमाम समाचार पत्र आपके समय प्रस्तुत है। रही बात पत्रिकाओं की बात, तो आज़ादी से पहले की जो पत्रिकाएं थी उनमें महात्मा गांधी द्वारा संपादित हरिजन था, हिंद स्वराज था, और इसके अलावा देखा जाए तो आपके सर सईद अहमद खां के द्वारा भी चलाई गई थी। इसमें अल हिलाल, अल बलाग जैसी पत्रिकाएं थी। तो इस तरीके से आज़ादी से पहले का जो दौर था बहुत ही समृद्ध था। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने उसी समय में अपना जो है पत्रिका आरंभ की थी हिंदी प्रदीप के नाम से। और आज़ादी की बात की पत्रिकाओं की भरमार है। इनमें आपका जो आपके विद्यालय में आता है चंदा मामा, प्रतियोगिता दर्पण, इसके अलावा आपके देखा जाए तो हंस के अलावा देखा जाए तो कथा देश के बाद भी देखा जाए तो आपके जो है कह सकते हैं कि आलोचना जैसे तमाम पत्रिकाएं हमारे मीडिया की सेवा कर रही हैं। रही बात रेडियो के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था और इटली के इंजीनियर थे। मैंने आपको ही बताया था कि रेडियो सबसे पहले अमेरिका में खुला था रेडियो स्टेशन, और हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले कुल मिलाकर के 12-13 रेडियो स्टेशन थे, जिनमें लखनऊ में, अमृतसर में, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे तमाम जगहों पर खुले थे। और आज़ादी के बाद के 3 स्टेशन जिसमें ढाका जो कि बांग्लादेश चला गया और 2 जो कि पाकिस्तान में थे, जिनमें एक पेशावर का था और एक आपका लाहौर का था, वो सब कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। फिर मैंने आपको बताया था
कि रेडियो बहुत ही सशक्त माध्यम है हमारी आपकी जानकारी के लिए। फिर रही बात टेलीविज़न का, तो टेलीविज़न में बताया था कि टेलीविज़न हमारे एक ऐसा माध्यम है जो कि देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है। और टेलीविज़न का पहला जो विश्व स्तर का कार्यक्रम था वो अमेरिका के द्वारा ही किया गया था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। फिर हमने आपको बताया था कि भारत में जो आपका टेलीविज़न है, पहले टेलीविज़न और रेडियो दोनों एक ही संस्था से चलते थे और केंद्र सरकार द्वारा चला जाता था। बाद में सन 1973 में दोनों अलग हुए और वो हुए आपके प्रसार भारती, जो कि आपका रेडियो का हो गया, और दूरदर्शन आपका किसका हो गया, आपका टेलीविज़न का हो गया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने एक समिति गठित की थी जो है पीसी जोशी की अध्यक्षता में, टेलीविज़न जैसे दूरदर्शन व्यवस्था को सुधारने के लिए, जिनका उद्देश्य था टेलीविज़न पूरी तरीके से पारदर्शी हो और लोगों तक सही जानकारी, सही मनोरंजन और सही उद्देश्य में कार्य करे। फिर अब अगला आपके सामने जो टॉपिक स्पष्ट करने जा रहे हो, सिनेमा। सिनेमा आप सब जानते हैं कि सिनेमा हमारे मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। सिनेमा के बारे में कुछ बातें जो आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में दी गई हैं और मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा कि आखिर सिनेमा किन मायनों में तथ्यात्मक रूप से हमें मजबूत करता है और हर परीक्षा के हिसाब से हमें ये बताता है कि सिनेमा वास्तव में बहुत ही सशक्त माध्यम है। सबसे पहला तथ्य, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। किसको जाता है? किसने आविष्कार किया? थॉमस अल्वा एडिसन। और यह जो आविष्कार था सन 1883 में हुआ था, 1883 में, और वह आविष्कार था मिनेटिस्कोप। मिनेटिस्कोप था। मिनेटिस्कोप को बताना चाहते हैं कि यह एक तरीके से देखा जाए कि टेलीफिल्म टाइप का होता था। इसमें तमाम प्रकार के चित्रों को जोड़ा जाता था और जोड़ करके जो है उसमें गानों के माध्यम से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता था। और उसमें आपको बताना चाहते हैं कि मिनेटिस्कोप का एक छोटा सा रूप जो है हमारे हिंदुस्तान में बाइस्कोप था। आप सब नहीं जानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो छोटे थे तो बाइस्कोप देखते थे। बाइस्कोप क्या होता था? एक डब्बा टाइप का होता था और उस डब्बे में क्या होता था कि तमाम प्रकार के जो चित्र होते थे चिपकाए हुए होते थे। उसमें क्या होता था कि छोटा सा जो है बॉक्स टाइप का होता था और उसमें जब देखते थे तो गाने चलते थे, तमाम प्रकार के चित्र जो है वो दिखाई देते थे, उसको बाइस्कोप बोलते थे। तो मिनेटिस्कोप कुछ बाइस्कोप टाइप का था। महात्मा गांधी उसे बहुत देखते थे। हम भी जब छोटे थे तो हमने भी देखा है, घर घर आते थे तो दिखाते थे तो हमने भी देखा, बड़े सुंदर सुंदर गाने चलते थे और उसमें तमाम प्रकार के महापुरुषों के चित्र, तमाम प्रकार के जो है कह सकते हैं कि प्राकृतिक चित्र, तमाम बहुत सुंदर होता था। उसका कार्यक्रम ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट में बहुत सुंदर लगता था, लाइव लगते थे देखने के लिए समय। तो ये था मिनेटिस्कोप। अब अगला तथ्य है कि सन 1894 में फ्रांस में विश्व की पहली फिल्म बनी थी, 1894 में फ्रांस में बनी थी। उस फिल्म का नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। पहली फिल्म कौन सी थी? द अराइवल ऑफ ट्रेन। दुनिया की पहली फिल्म बनी थी वो। अब रही बात हमारे भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में फिल्मों को बनाने का पहला श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। किसको जाता है? दादा साहब फाल्के। उन्होंने पहली जो फिल्म बनाई थी उसमें आवाज़ नहीं थी, वह मूक फिल्म थी और यह फिल्म बनी थी सन 1913 में। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी? 1913 में। इसके बाद पहली बोलती फिल्म जो बनी थी वह थी आरदेश ए ईरानी के निर्देशन में बनी थी सन 1931 में। पहली 1913 में, दूसरी सन 1931 में। आरदेश ए ईरानी ने जो फिल्म बनाई थी उसका नाम था आलम आरा। क्या नाम था? आलम आरा। सन 1931 में बनी थी। और आपको बताना चाहते हैं कि उसके बाद आलम आरा के बनने के बाद आज़ादी से पहले की फिल्मों में जो महत्वपूर्ण फिल्म थी उसमें था अंकुर, निशान, अर्धसत्य। और ये सारी फिल्में बड़ी ही प्रसिद्ध हुई थी। आज़ादी से पहले की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी हमारे हिंदुस्तान में, जैसे कि आपको कह सकते हैं कि
गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था, जो कि उस समय जाना माना पुरस्कार होता था। आपका ऑस्कर संस्था ही देती थी। गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था। और एक फिल्म थी पाथेर पांचाली। वो पाथेर पांचाली जिसके जो डायरेक्टर थे सत्यजीत राय। याद है आपको पाथेर पांचाली? किसको याद है? कैसे याद है बताओ? पाथेर पांचाली नामक पाठ आपने कक्षा 11 में पढ़ा है कुछ समय पहले, यानी वैकेशन से पहले पढ़ा है पाथेर पांचाली। कि पाथेर पांचाली फिल्म को बनने में कौन कौन सी समस्याएं आई थी, और उसमें जो एक्टर था, जिसमें कह सकते हैं कि जो छोटा सा बच्चा था अपू, वो भी जो है बड़ी मुश्किल से मिला। उसकी बहन भी मुश्किल से मिली थी, उसकी दादी। फिर उसमें जो है जो आपके भूपेन बाबू और सीन को चित्रित करने में कितनी दिक्कतें आई थी। बोडाल गाँव को याद करिए कितना कठिन था। वहाँ पर एक जो धोबी था वो मारने दौड़ता था। तो तमाम प्रकार से जो है समस्याओं का सामना किया था पाथेर पांचाली ने, लेकिन अंत में वो फिल्म लोगों को पसंद आई, और इतनी पसंद आई कि उस फिल्म को विश्व स्तर का गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला, है ना। अब देखी जाए तो फिल्मों के बारे में तो इस पुस्तक में इतना ही बताया गया है, लेकिन इस पुस्तक के अलावा जो मैं आपके सामने जोड़ना चाहता हूँ कि वर्तमान समय फिल्मों का दौर है। फिल्मों के नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हजारों फिल्में आ चुकी हैं, जिनमें आपके ज़माने की भी फिल्म है, हमारे ज़माने की फिल्म है। हमारे ज़माने की भी फिल्म बेटा, उसमें भाग्यश्री की जाने मानी फिल्म मैंने प्यार किया, बहुत जानी मानी थी। खुदा गवाह अमिताभ बच्चन की थी, सन 90 के दौर की, क्योंकि मैं उसी जनरेशन का हूँ। फिर इसके अलावा आपकी उस समय जो फिल्में आई थी, बहुत सुंदर सुंदर फिल्में आई थी। लगा देंगे बाद में, ठीक है, अभी मार अभी इस तरीके से बहुत जाने मानी फिल्में आई थी। और आपके ज़माने की फिल्में आप जानते हैं कि कौन कौन सी हैं, आपसे छुपा नहीं है। कौन कौन सी है बताइए? फोर हो गई। अच्छा, धुरंधर देखी आप लोगों ने? बहुत सही। और क्या क्या देखा आप लोगों ने? बहुत सही। और लेकिन आपको बता दें, इतनी सारी फिल्में आई, लेकिन आज भी शोले फिल्म का कोई जवाब नहीं है। शोले पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक आज भी वैसे ही जिंदा है। शोले फिल्म मानते नहीं मानते? तो शोले आज भी इसलिए है क्योंकि उसके डायलॉग्स आज भी बड़े पॉपुलर हैं। बसंती इन कुत्तों के सामने रखना चला। और क्या डायलॉग है शोले के? है ना, ठाकुर ए हाथ मुझे दे दे। किसको नहीं याद है ना? तो फिल्मों का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पुष्पा देखिए, पुष्पा क्या है? पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं, ये वाला देखिए ना, कितना बढ़िया लगता है। तो कुल मिला करके आज की जो फिल्में हैं वास्तव में हमारा मनोरंजन भी कर रही हैं, और मनोरंजन के साथ साथ देखा जाए वह हर तरीके से हमको जोड़ने का प्रयास कर रही है। अब रही बात, अगला जो आपका जनसंचार माध्यम है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आपकी पुस्तक में कुछ खास तो नहीं दिया व्यक्ति माध्यम में, लेकिन इसमें यह बताया गया है। पहला जो बताया गया, इसमें इतिहास नहीं दिया गया है। इतिहास मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं इसके तथ्य इकट्ठा कर लूँ तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहला दिया गया है कि इंटरनेट एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है। अंतर क्रियात्मक का मतलब हुआ कि हम परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करके हम क्या करते हैं, अपने विचारों एवं जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अंतर क्रियात्मक माध्यम में पहला बिंदु इसमें दिया गया है। फिर इसके अलावा इसमें एक और टर्मोलॉजी दी गई है, और वो टर्मोलॉजी है ब्लॉग। आप सब जानते हैं आजकल ब्लॉग्स बन रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं, बड़े वीडियो बन रहे हैं, है ना। ब्लॉग क्या होता है, कोई बता सकता है? ब्लॉग वीडियो होता है, क्या होता है ब्लॉग? ब्लॉग मनोरंजन का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से अछूते कलाकार अपने यात्राओं को, अपने निजी सुख दुख को प्रस्तुत करते हैं,
और वह जो कलाकार होते हैं वह छोटे पर्दे के कलाकार होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, और उनके माध्यम से हम सब मनोरंजन प्राप्त करते हैं। ब्लॉगिंग होते हैं, शॉर्ट वीडियो, छोटे छोटे वीडियो होते हैं, छोटे छोटे डांस की वीडियो, गाने की वीडियो और तमाम तरह के वीडियो होते हैं जिसको कि हम वीडियो कहते हैं। और इंटरनेट से आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब आराम से कहते हैं यार आज इंटरनेट नहीं है, कैसे हमारा ये चलेगा। तो क्या होता है इंटरनेट पर जानते हो? इंटरनेट का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और नेट का मतलब होता है, क्या होता है? जाल, यानी सूचनाओं की जाल को क्या कहते हैं? इंटरनेट। मैं कुछ तथ्य बता देता हूँ। सूचनाओं की जाल को इंटरनेट कहते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि इंटरनेट का जो स्टार्टिंग है वह www से होती है। यह www जो होता है यह एक क्षेत्र है, वर्ण, जो कि आपका कह सकते हैं कि आपका जर्मनी का क्षेत्र है, वही उस क्षेत्र से ये www आया है। ठीक है। और आपको बताना चाहते हैं कि ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट प्रत्येक प्रकार से हमारे लिए आज बेहद आम हो गया है, बेहद ज़रूरी हो गया है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? मनोरंजन तो प्राप्त करते ही करते हैं, साथ साथ जानकारियाँ भी प्राप्त करते हैं, शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, और तमाम प्रकार से जो है इसका दूसरा जो विशेषता है कि ये इंटरनेट के माध्यम से हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की, एक देश से दूसरे देश की जानकारियों को प्राप्त करते हैं। और इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम दूर दराज से बैठे देश विदेश से संवाद करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन इंटरनेट की अपनी कमियां भी हैं। इंटरनेट की पहली कमी ये है कि इंटरनेट प्रत्येक प्रकार से हमको क्या करता है? दुखी भी करता है। क्यों दुखी करता है? आपका मोबाइल छीन लिया जाता है, आप दुखी होते हो, और भी इंटरनेट से ही काम करता है। इंटरनेट की पहली कमी ये है कि वह र्यूमर बड़ी जल्दी फैलाता है, अफवाह बड़ी जल्दी फैलाता है, और इसके माध्यम से तमाम हादसे होने के आसार रहते हैं। आपका मोबाइल क्यों रोका जाता है? इसलिए रोका जाता है ताकि किसी प्रकार से, हर प्रकार से आपकी सुरक्षा बनी रहे, किसी प्रकार से कोई र्यूमर न फैले। दूसरी कमी इंटरनेट की ये है कि इंटरनेट के माध्यम से हमेशा हम सशंकित रहते हैं कि कौन सी जानकारी प्राप्त करें, कौन सी न करें, क्योंकि हाँ भाई हमें निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तीसरी समस्या इंटरनेट की होती है कि इंटरनेट प्रत्येक प्रकार से हमको देखा जाए, हम एक चॉइस नहीं कर पाते हमें इंटरनेट का कितना उपयोग करना है। इस प्रकार से हम मशीन बनते ही चले जा रहे हैं। हम इंटरनेट का उपयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि वह एक बीमारी टाइप की हो गई है, फोबिया टाइप का हो गया है। हम इंटरनेट के बिना अपने वजूद को ही पूरी तरीके से समाप्त हुआ समझते हैं। तो कहने का जो इसका सारांश है वो ये है कि हमें इंटरनेट का उपयोग करना है, लेकिन उतना ही उपयोग करना है जितना हमारे लिए आवश्यक है। इंटरनेट हमने बनाया है, इंटरनेट ने हमको नहीं बनाया है। इसलिए जितनी हमारी आवश्यकता है, जितनी हमारी ज़रूरत है, हम उतना ही इंटरनेट का उपयोग करें, उससे ज़्यादा न करें। नाइदर इंटरनेट हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमारी हेल्प भी करता है, हमें जानकारियाँ भी देता है, मनोरंजन भी देता है, लेकिन अगर वह हमारे ऊपर हावी हो गया, हमारे लिए वह एक तरीके से काल बन गया, तो कहीं ना कहीं वह हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। और आप तो जानते हैं कि साइबर क्राइम, इंटरनेट का जो सबसे बड़ा दोष है वो साइबर क्राइम लाता है, और साइबर क्राइम बड़ा ही खतरनाक होता है। आप देखते हैं, कहते हैं हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया, मेरे पैसे अकाउंट से चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्यों होता है? अभी आपके आए थे क्या नाम है, पुलिस फोर्स आई थी, आपको ग्राउंड में समझाई थी कि साइबर से कैसे बचे, पूरा उन्होंने बताया था। तो कहने का मतलब है इंटरनेट लाभकारी भी है, हानिकारक भी है, लेकिन इंटरनेट की उपयोगिता को हमें जानना है, समझना है और पहचानना है। ठीक है। और रही बात इतिहास की बात, तो हम किसी दिन आपको पूरा इतिहास बताएंगे कि उसका इतिहास क्या है, विश्व का इतिहास क्या है, और विश्व के साथ साथ जो है इस दुनिया में उसका क्या इतिहास है। ठीक है। भारत का इतिहास क्या है उसका। अब इस तरीके से भारत में जनसंचार माध्यमों के विकास के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट के इतिहास से आपको
वैश्विक और भारत के इतिहास से आपको परिचित कराया जा चुका है। अब रही बात जनसंचार माध्यम के कार्य की बात, तो मैं वही कार्य बता रहा हूँ जो कि आपकी पुस्तक में दिया गया है। कौन कौन से कार्य हैं आपको जानना चाहिए, और इस तरीके से हैं। मैं किताब का भी उपयोग कर रहा हूँ, किताब के साथ साथ जो मेरे पास तमाम जानकारियाँ हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। जनसंचार के कार्य में जनसंचार का पहला कार्य है सूचना देना। जनसंचार यानी मास मीडिया पहला कार्य क्या करता है, वह तमाम प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करके जन समाज को प्रदान करता है। दूसरा कार्य है कि मास मीडिया शिक्षित करता है, यानी हमारे पास तमाम ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो कि हमारी शिक्षा को पूरा करती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 11 भी बेटा पीरियड कौन सा पहला, बच्चे कितने हैं केशव? 24 प्रेजेंट कितने हैं? 32 टोटल है। 24 प्रेजेंट है। आगे तो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जनसंचार का कार्य है इसमें से पहले सूचना देना है, फिर जनसंचार हमको हमारे समाज को शिक्षित भी करता है, फिर जनसंचार का अगला कार्य है कि वह हमको प्रत्येक प्रकार से क्या करता है, मनोरंजन प्रदान करता है, इंटरटेनमेंट भी करता है। आप जानते हैं कि जनसंचार के जितने माध्यम है, चाहे सिनेमा हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, हमारा क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। इसके साथ ही साथ जनसंचार किसी मुद्दे को लेकर के क्या करता है, एजेंडा तय करता है। वो किसी बैठक को लेकर के वह क्या क्या कार्य होना है, वह जो कार्य होना उसका नाम एजेंडा होता है, उसको तय करता है। फिर इसके साथ साथ वह क्या करता है, निगरानी भी करता है। वह पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, चाइना बॉर्डर पर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, वह अपने सैटेलाइट के माध्यम से, अपने कह सकते हैं कि तमाम जो है इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उनकी गतिविधियों पर क्या करता है, निगरानी करता है। और निगरानी का मतलब हुआ कि जनसंचार माध्यम हमको सुरक्षा एवं संरक्षा भी प्रदान करता है। नाइदर हमारे पास यदि मिसाइल ना हो तो हम कैसे अपने डिफेंस में काम करेंगे, हमारे पास तमाम प्रकार के आधुनिक अस्त्र ना हो तो कैसे हम अपना डिफेंस करेंगे। और सबसे बड़ा है कि आपका जो रॉकेट लॉन्चर है वो भी हमारे यहाँ पे करता है। लेकिन जो हमारा सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट के माध्यम से हमें अपने पड़ोसी देशों की समस्त गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। पाकिस्तान क्या करने वाला है, चाइना क्या करने वाला है, और इसके साथ साथ जो हमारे लिए जो गलत निगाह से हमको देखते हैं, हमारे लिए जो है जो काल बने हुए हैं जो देश, उन सबकी घटनाओं की निगरानी कौन करता है, कौन करता है, आपका सैटेलाइट। और देखा जाए तो जनसंचार का जो अगला कार्य है वह विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करता है। यानी हमें कह सकते हैं कि चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका कोई और माध्यम हो, आपका फेसबुक भी हो सकता है, वो करता क्या है, हमको जो है वह हमको जो है एक मंच देता है, एक हमको स्टेज देता है। हम उस स्टेज के माध्यम से जानकारियाँ लेते हैं, मनोरंजन प्राप्त करते हैं, और इसके साथ ही साथ हम अपने संदेशों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जनसंचार का जो कुल कार्य है वह बिंदुवार इस प्रकार से है: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श के मंच प्रदान करना। रही बात अब अगला बिंदु कि जनसंचार माध्यम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा है, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जनसंचार माध्यम ने प्रत्येक प्रकार से हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाए रखा है। हम चाहे किसी भी दौर में हो, मानसिक दौर में हो,
हमारा हर समय संपर्क जनसंचार माध्यम से ही रहता है। कहीं भी जा रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, हमारे हाथ में मोबाइल रहता ही रहता है। मोबाइल के साथ साथ जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके कान वाला जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड्स रहेगा आपके साथ। वो आपके कान वाला जो हमारे देहात में जो रस्सी कहते हैं, ईयरफोन, वो भी रहेगा। और फिर ना जाने कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं जो कि आपके लिए बड़े बेहद जरूरी होते हैं। तो जनसंचार माध्यम का सबसे पहला जो है प्रभाव ये है कि हम जनसंचार माध्यम के बिना 1 इंच भी आगे बढ़ने को सोच नहीं सकते। दूसरा इसका प्रभाव यह है कि इसने हमारे सोचने और समझने की समस्त प्रकार की शक्तियों पर अपना अधिकार कर रखा है। हम इसके बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि जनसंचार माध्यम ने समस्त दुनिया को आपस में जोड़े रखा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को इसने साकार करने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, या वैज्ञानिक रूप से हो, वाणिज्यिक रूप से हो, हर तरीके से जनसंचार ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का कार्य किया है। तो इस तरीके से जनसंचार माध्यम का हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन हम नकारात्मक प्रभाव से भी अछूते नहीं रह सकते हैं। इसका कारण है कि जनसंचार माध्यम ने जो सबसे पहला कार्य किया है वो ये कि हमारी जो ऑफलाइन कैपेसिटी है उसको पूरी तरीके से हमसे छीन लिया है। यानी हम किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम किताबें तो छोड़िए, हम जो है अपना होमवर्क नहीं पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास जो है किताबों से बढ़िया स्रोत है कि हम जो ऑनलाइन जो है अपना जो है चैप्टर्स पढ़ेंगे, ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, वही हमारे लिए बढ़िया है। तो इसने क्या किया है कि हमारी ऑफलाइन शक्ति को पूरी तरीके से हमसे छीन लिया है और बहुत गलत संकेत है। और दूसरा क्या किया है इस जनसंचार माध्यम ने कि इसने जो है तमाम प्रकार की बीमारियों को बढ़ाने का भी कार्य किया है। हम प्रत्येक प्रकार से अकेले पढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर समय आपकी मम्मी डांटती रहती है, पापा भी डांटते रहते हैं, तमाम प्रकार से रहते हैं, अरे अभी सोकर नहीं उठे हो, क्या कर रहे हो? तो बच्चा क्या कर रहा है? वो मोबाइल को टुक देख रहा है। पापा भी देख रहे, मम्मी भी देख रहे, सब दुनिया मस्त है। तो इसने क्या किया है कि हमारे परिवार की आपस की प्रेम भावना को कहीं ना कहीं हमसे छीना है। वैश्विक प्रेम को तो छीना ही है, हमारे परिवार को जो है दूर रखने का काम किया है। अक्सर देखा जाए तो आजकल जो तलाक हो रहे हैं, डाइवोर्स जिसको कहते हैं, और जो एक तरीके से दूरियां बढ़ रही है, उसका कारण पता है क्या? मोबाइल। मोबाइल से बड़ा कुछ नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम तमाम प्रकार से टेक्निक देख रहे हैं कि कैसे जो है अपने हस्बैंड को कब्जे में लिया जा सकता है, वाइफ को कैसे पे लिया जाता है। तो आपस का जो एक प्रेम है, आपस में जो लगाव है, वो खत्म होता जा रहा है। हम उसी टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और हम लोग आपस में तमाम प्रकार से जो है उस टेक्निक को अपना करके हम ऑनलाइन चोरी कर रहे हैं। हम ऑनलाइन किसी का प्रेजेंटेशन चुरा लेते हैं, किताबें चुरा लेते हैं और हैक कर देते हैं। क्या हो रहा है आजकल? हैकर्स बहुत आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जनसंचार माध्यम ने अगला कार्य किया है, इसने टेक्निकल अपराधों को बढ़ाने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। गजब के अपराध बढ़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जनसंचार माध्यमों का जो प्रभाव है वह सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। हमें सकारात्मकता की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना है, तभी हम जनसंचार माध्यम का
सही उपयोग कर पाएंगे, जनसंचार का उपयोग कर पाएंगे और विकास की दिशा में हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जनसंचार माध्यम हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। और जनसंचार का जो छोटा भाई जो संचार है, संचार से हम अपने आप की जीवंतता बनाए रखें, जनसंचार से हम देश दुनिया से जोड़े रखें और हम तमाम प्रकार से जनसंचार माध्यमों के जो तमाम रूप हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट का सही मायने में उपयोग करें। तभी हम अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को और विश्व के तमाम कोनों को आपस में जोड़ सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार कर सकते हैं। हमारा आपस में लगाव बना रहे, हमारी आपस में चाहत बनी रहे, हम आपस में एक दूसरे के लिए जो है क्या करें कि निगरानी का कार्य करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो पारिवारिक दूरियां बढ़ गई हैं, मम्मी पापा के बीच की दूरियां, बच्चों के बीच की दूरियां और कह सकते हैं कि रिश्तेदारों के बीच की दूरियां वो आपस में बनी रहे, इनमें जनसंचार है और संचार बहुत ही बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, बशर्ते हम सही मायने में उसका उपयोग करें। तो जनसंचार हमको हम अभिशाप न बनाए, वरदान बनाए। इसी अपील के साथ मैं यह पाठ और अपनी बात को, अपने विचारधारा को समाप्त करता हूँ। आपने हमें ध्यान से सुना, समझा और आपने उसका सही उपयोग करने के लिए जो है कुछ न कुछ तो मन बनाया होगा। इसी अपील के साथ मैं यह पाठ समाप्त करता हूँ और जनसंचार माध्यम से आप सबको सकारात्मक तरीके से जोड़ने की अपील करता हूँ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।